कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा का क्या अर्थ है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सामाजिक बदलाव। तो अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आंसर सी हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि, देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होता है। जब भी वृद्धि की बात करेंगे हम लोग, तो ये किसी की लंबाई या मोटाई या चौड़ाई की बात करेगा। और विकास की बात करेंगे तो विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका संस्कार हो गया, आपका बिहेव हो गया, आपका काम करने का तजुर्बा हो गया। ये इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में कहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानसिक परिवर्तन भी आपका विकास में मतलब यहाँ पे क्या है, मानसिक परिवर्तन। तो आंसर सी जो रहेगा ये हमारा सबसे एग्जैक्टिव और करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने विकासात्मक सिद्धांत में संतुलन की अवधारणा दी? पियाजे, एरिक्सन, वाइकोस्की और स्किनर ने। तो किसने दिया था? तो ये आपका पियाजे ने दिया है। यहाँ पे संतुलन, तो हम लोग पियाजे का आप पढ़े होंगे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन। तो इसी संतुलन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि इस पियाजे के सिद्धांत में जो संतुलन है, जो इक्विलिब्रेशन है की अवधारणा जो है, ये मुख्य है, जो कि संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के किस चरण में बच्चों में तर्क शक्ति और समझदारी का विकास होता है? संवेदनात्मक चरण, प्रचेतनात्मक चरण, तार्किक संयोजित चरण। अगर यहाँ पे तर्क शक्ति की बात कर रहा तो ऑब्वियसली तार्किक संयोजित चरण हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के किस सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा प्रमुख है? बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहेवियरिज्म। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि किस मनोवैज्ञानिक ने विकासात्मक संकट की अवधारणा दी है? तो विकासात्मक संकट की अवधारणा किसने दी है? एरिक्सन ने, या मास्लो ने, या फ्रूट ने, या पैवलोव ने। तो ये याद रखिएगा, ये आपका एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है। तो बस आपको ये याद है कि विकासात्मक संकट का जो संबंध है ये इसका एरिक्सन से पड़ता है। ठीक है, जिसमें हर उम्र में एक विशेष संकट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य घटक क्या है? पर्यावरण है, सामाजिक संपर्क है, मानसिक संतुलन है, शारीरिक वृद्धि है। तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का मुख्य घटक जो है ये आपका मानसिक संतुलन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मानसिक संतुलन और निरंतर बदलते पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने से होता है। नेक्स्ट है, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या है? व्यवहारिक अनुभव, अनुसंधान आधारित पढ़ाई, और सुनना और पढ़ना, और फिल्म और वीडियो देखना। तो देखिए अधिगम के सिद्धांत के अनुसार जो है सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक अनुभव हो जाएगा। मतलब जो आप अनुभव कहते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब जो आप करके सीखते हो। ठीक है, जैसे अगर आप फिल्म, आपको साइकिल चलाना है, ठीक है, तो आप देखोगे, फिल्म में देखोगे कि साइकिल वो कैसे चला रहा है, या आपको कोई बता रहा है और बताएगा पहले पेडल मारो, पहले दाएं घुमाओ फिर बाएं घुमाओ, तो आप सुन रहे पढ़ रहे हैं। ठीक है, या आपके पास जो भी है उससे आधारित आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, या आप उसको करके सीख रहे हैं, तो सबसे ऑब्वियसली एग्जैक्टली आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो अनुभव है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने नैतिक निर्णयों के लिए समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है? किशोर अवस्था में, पौरावस्था में, वृद्धावस्था में, बचपन में। तो किस चरण में बोल रहा है? तो अगर हम बात करें वृद्धावस्था का तो बात ही खत्म कीजिए, यहाँ पे बचपन का भी काम तमाम कीजिए। आपके पास बचा पौरावस्था, किशोर अवस्था। अगर हम लोग देखें तो आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था में व्यक्ति जो है ना अपने नैतिक निर्णयों के लिए समाज और संस्कृति से गहरे प्रभावित होता है।
जैसे कि बचपन में भी लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप देखते होंगे कि जो जब किशोर अवस्था में होता है और जब कोई कुछ बेटर करता है तो उसका बहुत ही नाम होता है कि हाँ उसका बेटा जो है ऐसा किया, और कुछ गलत करता है तब भी उसका बहुत ही तब भी उसको बहुत निंदा मिलता है समाज में कि देखो ना उसका बेटा ऐसा कर लिया। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, किशोर अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में प्रमुख कारक क्या है? इंक्रीमेंट है, प्रोत्साहन और दंड है, संज्ञानात्मक मानसिकता है, सामाजिक प्रचार है। तो ऑब्वियसली अगर व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करें हम लोग अधिगम में, तो प्रोत्साहन और दंड हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रोत्साहन और दंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में नकली दुनिया की अवधारणा किसने दी है? वाइकॉस्की, पियाजे, बंडूरा, कॉलबर्ग। तो नकली दुनिया की जो अवधारणा है ये आपका वाइकॉस्की ने दिया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नकली दुनिया मतलब जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी की अवधारणा है जो बच्चे को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कभी कभी यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जेपीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा जेपीडी का फुल फॉर्म जो है ये आपका जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास में मनोविज्ञान क्या क्या योगदान है? समाज का अध्ययन, बच्चों में मानसिक और सामाजिक विकास को समझना, या शारीरिक वृद्धि का अध्ययन, या पर्यावरण प्रभावों का अध्ययन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका विकास में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, तो बच्चों में मानसिक और सामाजिक विकास को समझना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने शिक्षा अनुभव को पहले से स्थापित ज्ञान के साथ जोड़कर सीखता है? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव कंस्ट अगर हम देखें तो इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। और ये क्या है? कंडीशनिंग संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निरीक्षण के विकासनात्मक संकट का अंतिम चरण किस में होता है? आत्म साक्षात्कार में, आत्मसम्मान में, निपटान में, या निष्कर्ष में। तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईगो इंटीग्रिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इरिक्शन के अनुसार जो है जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार मतलब ईगो इंटीग्रिटी का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो अपने जीवन को संतुष्टि और शांति के साथ जो है समर्पित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन सा तत्व मुख्य है? प्रेरणा, प्रतिसाद, प्रेरक और दंड। तो क्या हो जाएगा? प्रतिसाद हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में जो है प्रतिसाद जो है ये इसका मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के दौरान संज्ञानात्मक विकास में क्या बदलाव आते हैं? बच्चों की सोच में बदलाव आता है, या शारीरिक विकास और सामाजिक रिश्ते और आत्मसम्मान। तो विकास के दौरान संज्ञानात्मक विकास में क्या बदलाव आता है? तो यहाँ पे बच्चों की सोच में बदलाव आता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में मनोविज्ञान का विकास किस उम्र में होता है? आप देख सकते हैं 2 वर्ष तक, या आपका 2 से 7 वर्ष, या 7 से 11 वर्ष, या आपका 11 से ऊपर वाले बच्चे को। तो अगर हम लोग देखें 7 से 11 जो होता है यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, और इसमें तर्क शक्ति और समझदारी आता है, ठीक है। इसमें क्या बोला, विकास किस उम्र में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, अधिगम में समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? वाइकॉस्की, स्किनर, बंडूरा, फ्रॉड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाइकॉस्की। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ठीक है। अगर आपको वाइकॉस्की देखने को मिल जाएगा तो आंसर में समाज जरूर रहेगा, यानी वाइकॉस्की का संबंध जो है समाज से है, तो जहाँ भी समाज देखने को मिल जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाइकॉस्की जो है ये समाजीकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की संज्ञानात्मक क्षेत्र में आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए संज्ञानात्मक का अगर बात विकास की बात आता है तो किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। तो इसमें आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास में प्रमुख कारक क्या है? मानसिक संतुलन, पर्यावरणीय प्रेरक, संज्ञानात्मक संतुलन, भावनात्मक संतुलन। तो हमारा अभी देखिए पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का बात किया है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक संतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के सिद्धांत में आंतरिक मनोवृत्ति का क्या प्रभाव है? अनुशासन बढ़ाने में, दृष्टिकोण में बदलाव, आत्मसम्मान में सुधार और सामाजिक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंतरिक मनोवृत्ति
का क्या प्रभाव है, तो हम लोग कहेंगे दृष्टिकोण में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, आंतरिक मनोवृत्तियां बच्चों के दृष्टिकोण को बदलने में मदद मदद करती है, जो अधिगम की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट है, विकासनात्मक मनोविज्ञान में संस्कार की अवधारणा का योगदान किसने दिया है? तो संस्कार किसने दिया है? पियाजे, वाइकोस्की, फ्रूड, एरिक्सन। तो फ्रूड ने दिया है, आंसर सी हो जाएगा। तो फ्रूड ने अपने विकासनात्मक सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा दी है, जो व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक विकास के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ये विचारों की क्रियाओं में बदलने में मदद करता है, ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज करता है, ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, ये सिर्फ शारीरिक विकास में योगदान देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार से अपनी पहचान बनाता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बचपन में और वृद्धावस्था में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि किशोर अवस्था में जो है समाज और परिवार में अपनी पहचान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम में प्रेरणा का क्या योगदान है? ये केवल शारीरिक विकास में सहायक होती है, ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मक में मदद करती है, ये विद्यार्थियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, ये सिर्फ अवसाद को कम करने में सहायक होती है। अब हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड, पॉजिटिव कीवर्ड। अब भाई यहाँ पे केवल जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है, तो पहले ही हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जब केवल नेगेटिव कीवर्ड है तो सिर्फ तो नेगेटिव कीवर्ड होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है अधिगम में प्रेरणा। अगर हम देखें तो प्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन ही जो रहता है ना, जो कि आपको आगे बढ़ने में, पढ़ने में, समझने में या किसी भी चीज को करने में जो रहता है मदद करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मकता में भी मदद करती है, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में समाज का विशेष प्रभाव होता है? पियाजे का, वाइकोस्की का, एरिक्सन का और स्किनर। फिर से हम आपको बताएं, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, हमें समाज देखना है, और अगर समाज के साथ हमें वाइकोस्की दिखने को मिल जाए तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइकोस्की का कीवर्ड है आपका समाज। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल अनुभव के आधार पर सीखता है? सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिविज्म और ह्यूमनिज्म। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो व्यक्ति केवल अनुभव किसमें होता है? तो बिहेवियरलिज्म में हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास में विकासनात्मक संकट का क्या प्रभाव होता है? ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, ये सिर्फ सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि विकासनात्मक संकट क्या हो जाएगा कि ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संवेदनात्मक चरण में बच्चों की सोच किस प्रकार की होती थी? अब देखिए, संवेदनात्मक चरण में बोल रहा है, तो क्या वो तर्क शक्ति का उपयोग करते थे, या वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझते थे, या वो अब भी काल्पनिक सोच में प्रभावित होते थे? नेक्स्ट है, वो समय और स्थान को समझते थे। तो संवेदनात्मक चरण जो है, इसमें क्या होता है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें, जन्म से लेकर 2 साल का जो एज होता है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अभी काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावनाओं और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है? बिहेवियरलिज्म, फ्रेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वाइकोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए, कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावना और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीड्स का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फ्रीड्स के सिद्धांत में व्यक्ति के जो भावनात्मक विकास है और संघर्षों का आत्म योगदान अहम योगदान होता है, जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास को जो है प्रभावित करती है।
तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे चैप्टर में क्वेश्चन बहुत रहता है, ठीक है, लेकिन हमें कम ही पढ़ना है और अच्छे से समझ के जाना है। थैंक यू। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स कल का जो क्लास था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में संस्कार की अवधारणा का योगदान किसने दिया। पियाजे ने, वाइकोस्की ने, फ्रूड ने, इरिक्शन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, फ्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है। अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रूड ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में संस्कार की अवधारणा दी, जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में आत्म संवेदनशीलता का क्या महत्व है। ये विचारों को क्रियाओं में बदलने में मदद करता है, ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज करता है, ये विद्यार्थी को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, ये सिर्फ शारीरिक विकास में योगदान देता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि ये विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ये विद्यार्थियों को जो है आत्म मूल्यांकन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार से अपनी पहचान बनाता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, पौरावस्था में, बचपन में, वृद्धावस्था में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में ऐसा होता है कि समाज जो है लोगों को मतलब कि बच्चों के थ्रू जो है वो परिवार को जानने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ उसका बेटा ऐसा किया, उसका बेटा ऐसा काम किया। अगर वो अच्छी काम करता है तो फिर लोग उसकी सराहना करते हैं, अगर वो बुरा काम करता है तो फिर उसकी आलोचना करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में प्रेरणा का क्या योगदान है। तो देखिए, प्रेरणा मतलब कि ये केवल शारीरिक विकास में सहायक होती है। ये नेक्स्ट है, ये विद्यार्थियों को समझने और सृजनात्मक में मदद करती है। ये विद्यार्थी के कार्यों को नियंत्रित करती है। ये सिर्फ अवसाद को कम करने में सहायक होती है। सिर्फ जो है नेगेटिव कीवर्ड है तो इसको हटा दीजिए, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है इसको हटा दीजिए, बाकी दो ऑप्शन बचा। तो ये विद्यार्थी के कार्यों को नियंत्रित नहीं करती है, ये उसको समझने में और सृजनात्मकता में मदद करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में समाज का विशेष प्रभाव है। पियाजे का, वाइकोस्की का, इरिक्शन का, स्किनर का। तो समाज अगर हम बात करें तो ये जो वाइकोस्की है इसका कीवर्ड है समाज। क्वेश्चन जो है वाइकोस्की से हमेशा पूछा जाता है। अगर आप देखें तो सीडीपी का एक क्वेश्चन जो है वाइकोस्की का रहता है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी है, ऑप्शन में आपको समाज देखने को मिलेगा, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन में ही समाज देखने को मिल जाए और ऑप्शन में हमें वाइकोस्की देखने को मिल जाए, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिहेवियरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आपका हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी। तो अनुसार मूल्यांकन और प्रेरणा अगर हम देखें तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाता है। ठीक है, इसके अनुसार जो होता है बच्चों का जो अधिगम होता है वो मूल्यांकन और प्रेरणा से प्रभावित होता है, जो उनके पहले से स्थापित ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो होता है विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति केवल अनुभव के आधार पर सीखता है। सोशल लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरलिज्म, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बिहेवियरलिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनुभव के आधार पर मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप जो करके सीखते हो, ठीक है, जो अभ्यास के थ्रू सीखते हो, जो प्रत्यक्ष करके सीख रहे हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बोला जाएगा कि साइकिल जो है आप इस तरीके से चला सकते हो, आप उसे किताब में पढ़ोगे कि पहले लेफ्ट हैंडल मारना है, पहले राइट हैंडल मारना है, पहले उस पर चढ़ना है। लेकिन इसकी अगर आप सेकेंड हैंड में ये देखें, मतलब कि डायरेक्ट आप चला के अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा करके सीखना, अपना अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास में विकासात्मक संकट का क्या प्रभाव होता है। ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ये मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, ये सिर्फ सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो विकासात्मक संकट क्या हो जाएगा कि ये मानसिक और सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संवेदनात्मक चरण में बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है। वो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझते हैं, वो अभी काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं, वो समय और स्थान को समझते हैं। तो पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक चरण में क्या होता है कि वो अभी जो है काल्पनिक सोच से प्रभावित होते हैं। इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेंसरी जो कि कितना होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको वो
जो स्टेट होता है उस यानी वो एज जो होता है उसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं या संवेदनात्मक चरण कहते हैं। ठीक है, वो अपने पर्यावरण समझ को सीधे अनुभव से विकसित करते हैं और काल्पनिक सोच पर उनका अधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की भावनाओं और संघर्षों का बड़ा योगदान होता है? बिहेवियरलिस्ट, फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइकोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत में सामाजिक संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया जाता है? वाइकोस्की, कोलबर्ग, बंडूरा, पियाजे। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासनात्मक मनोविज्ञान में सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? ये शारीरिक वृद्धि में सहायक है, ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के दृष्टिकोण को बदलता है, ये केवल बच्चे के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। तो सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है? केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, तो बाकी तीन बचा। तो ये शारीरिक वृद्धि में जो है सहायक है, मानसिक विकास को तो ये बच्चों की दृष्टिकोण। तो सबसे करेक्ट आंसर आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे मानसिक विकास को बच्चों के दृष्टिकोण नहीं होगा, मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के संपर्क के मानसिक विकास को प्रभावित करता है क्योंकि वो सामाजिक अनुभव से अपनी सोच और समझ विकसित करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा कि सामाजिक अनुभव से अपना सोच और समझ को विकसित करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। बच्चे के दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये कोई और क्वेश्चन को हम समझ के बोल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में आत्म संवेदनशीलता की भूमिका किसमें है? पहला ऑप्शन है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में, दूसरा बच्चों के शारीरिक विकास में, और तीसरा है आपका बच्चों के मानसिक विकास में, चौथा है बच्चों के सामाजिक विकास में। तो अगर हम देखें तो आंसर ए हो जाएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, ये आत्म संवेदनशीलता की भूमिका जो है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिद्धांत में विकास के विभिन्न पहलुओं को संबंधों के रूप में प्रस्तुत किया गया है? वाइकोस्की, पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन हो जाएगा। ठीक है, एरिक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के दौरान बच्चों की सोच किस प्रकार की होती है? केवल सृजनात्मक होती है, केवल तर्कसंगत होती है, काल्पनिक और तर्कसंगत होती है, दोनों, और केवल चिंतनशील। तो अगर हम देखें संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, यहाँ पे केवल 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 तीनों नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए, तो काल्पनिक और तर्कसंगत दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का महत्व बताया गया है? वाइकोस्की, इरिक्सन, फ्रॉइड एंड कोलबर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। फिर से सामाजिक और सांस्कृतिक के हाथ देखने को मिल रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में दृष्टिकोण को बदलने में किसका योगदान होता है? प्रेरणा, अवसाद, आंतरिक मनोवृत्ति और बाहरी कारक। तो आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में संस्कार का क्या अर्थ है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन, विचारों का सामूहिक विकास और पर्यावरणीय प्रभाव। तो संस्कार का क्या महत्व है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा मानसिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में सबसे प्रभावी तरीका सामाजिक संपर्क है? तो फिर से देखिए यहाँ सामाजिक देखने को मिल रहा, तो वाइकोस्की हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में समाजीकरण का क्या महत्व है? तो ये केवल शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, केवल देखने को मिल गया, हटा दीजिए। नेक्स्ट है, ये बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, ये बच्चों को अपने अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट है, ये केवल शारीरिक विकास को, ये भी केवल है, ये भी केवल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे समाजीकरण में मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में बच्चों के विचारों को समझने के लिए पर्यावरण और सामाजिक संपर्क का महत्व बताया गया है? पियाजे, वाइकोस्की, बंडूरा एंड एरिक्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में संवेदनशीलता का क्या प्रभाव है? ये बच्चों के शारीरिक विकास में योगदान करता है, ये बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, ये बच्चों की सोच को प्रभावित करता है। आंसर बी हो जाएगा, ये बच्चों की मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में सकारात्मक मानसिकता का क्या प्रभाव होता है? ये बच्चों के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, ये बच्चों के सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करती है, ये बच्चों के भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है, ये बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो आंसर ए हो जाएगा, ये बच्चों की सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। ठीक है, सकारात्मक मानसिकता मतलब क्या होता है? सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में बच्चे को एक सक्रिय निर्माण
निर्माणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया? वाइकोस्की, पियाजे, स्किनर और एरिक्सन। तो आंसर बी हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिद्धांत में बच्चों की मानसिक वृद्धि के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया? पियाजे, वाइकोस्की, एरिक्सन, कॉलबर्ग। तो आंसर ई हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में सामाजिक आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव होता है? तो ये शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, ये बच्चों की मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ये फिर बच्चों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है, ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो ऑब्वियसली आंसर बी हो जाएगा, ये बच्चों की मानसिक और सामाजिक विकास को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास समांतर रूप से होता है, अर्थात हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है? तो ये पियाजे ने कहा है, ठीक है। पियाजे का कहना है कि बच्चों का विकास जो होता है समांतर रूप से होता है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से मानसिक और संज्ञानात्मक विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में आत्म संवेदनशीलता के प्रभाव को किसने बताया है? फ्रूड ने, वाइकोस्की ने, एरिक्सन ने, बंडूरा ने। तो आंसर डी हो जाएगा, बंडूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांत में मूल्यांकन का क्या महत्व है? पियाजे, वाइकोस्की, कॉलबर्ग और एरिक्सन। तो आंसर सी हो जाएगा आपका, कॉलबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में मूल्यांकन के सिद्धांत में बच्चों की नैतिकता की प्रक्रिया को समझाया गया है, ये किस सिद्धांत में है? तो देखिए आंसर क्या होगा इसमें, तो कॉलबर्ग हो जाएगा। नैतिकता जो है ये कॉलबर्ग से रिलेटेड है, जैसे कि समाज जो है ये आपका वाइकोस्की से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलबर्ग का रिलेशन जो है नैतिक सिद्धांत से है, तो नैतिकता से है, तो आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे नैतिक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हम लोगों के पास टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन करना है। वाइकोस्की का सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा कीवर्ड हमारा समाज है, जहाँ से बहुत ही इजीली जो है क्वेश्चन इसका बना सकते हैं ये आंसर। इसके अलावा पियाजे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है असिमिलेशन, रिकमेंडेशन, ये सब का क्वेश्चन जो है हाथ से आता है, तो वो सब ये टॉपिक को हमें अच्छे से करना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, थैंक यू आप सब। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसे संबोधित करता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये मानसिक विकास से रिलेटेड होगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया और दुनिया को समझने की तरीका को समझाता है। अगर सोचने की प्रक्रिया आएगा तो ऑब्वियसली मानसिक की बात कर रहा है, तो ये मानसिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे की किस अवस्था में बच्चा स्वेदी अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचाल की अवस्था, औपचारिक संचाल की अवस्था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोल रहा स्वेदी अनुभव, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था हो जाएगा, जो कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज हम लोग कहते हैं, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो है अपने इंद्रियों के अनुभव से के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार बच्चों का प्रमुख संघर्ष क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्मविश्वास बनाम शर्म, परिश्रम बनाम हीनता और पहचान बनाम भ्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्वास बनाम अविश्वास हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों का प्रमुख संघर्ष होता है। तो इसमें एरिक्सन के अनुसार बच्चों का प्रमुख संघर्ष जो है, जिसको हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं, और इंग्लिश में विश्वास बनाम अविश्वास कहते होता है हिंदी में। तो ये जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक चलता है, और इस अवस्था में बच्चे जो है अपने आसपास के व्यक्तियों से भावनात्मक सुरक्षा जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में स्वकेंद्रितता, जिसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहते हैं, किस अवस्था में अधिक होता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था में, पूर्व संरचनात्मक अवस्था में, या संचालकीय अवस्था, या औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो जो सेकंड स्टेज होता है, जो कि 2 से आपका 7 साल की अवस्था होती है, ठीक है, इसको हम लोग पूर्व संरचनात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें स्वकेंद्रितता जो आपकी फीचर्स होती है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पियाजे के किस अवस्था में बच्चों को मानसिक गणना और व्यंग्यकरण में सहूलियत होती है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालकीय अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो आंसर हो जाएगा आपका संचालकीय अवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यंग्यकरण और गणना जो होता है संचालकीय अवस्था
अवस्था जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में बांटा गया है? तो नैतिक विकास सिद्धांत कितने? 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली 3 स्तर में बांटा गया है और हर एक स्तर में 2 स्टेप होता है, तो पूरे 6 स्टेप है और इसका 3 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या क्या है? तो पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है और परिचित परंपरागत स्तर है। नेक्स्ट है, बालकों में आत्मसम्मान किस अवस्था में विकसित होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हिंसा, पहचान बनाम भ्रम और आत्मविश्वास बनाम शर्म। तो आत्मसम्मान किसमें हो जाएगा? तो परिश्रम बनाम हिंसा, जिसको हम लोग इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी क्षमताओं को पहचानता है और यदि उसे सफलता मिलती है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और यदि असफलता मिलती है तो उसको हीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? व्यक्तिगत अनुभव, दूसरों की नकल, शिक्षा और खेल गतिविधियाँ। तो बैंडूरा जो है सामाजिक सीखने के सिद्धांत के अनुसार जो है दूसरे की नकल, जिसको इंग्लिश में हम लोग इमिटेशन कहते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से वो सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की आधिकारिक औपचारिक अवस्था कब शुरू होती है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो कब वो शुरू होती है? 12 वर्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होती है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो शिशुअवस्था हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक होती है, जैसे कि सिर उठाने, चलने, वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता जो है इसमें विकसित होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार बच्चों का विकास किससे प्रभावित होता है? स्वाभाविक अनुभव, सामाजिक संवाद और भाषा, मानसिक क्षमता और पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो हम आपको बताए थे वाइकोस्की जहाँ भी देखने को मिल जाए, इसकी जो कीवर्ड है ये समाज है, सामाजिक है, तो यहाँ सामाजिक देखने को मिल जा रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में सामाजिक कारक किस प्रकार का योगदान करते हैं? मानसिक तर्क, भावनात्मक संतुलन, शारीरिक संतुलन, सामाजिक संबंध और मान्यताएं। तो आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक संबंध और समानताएं मानताएं हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास में किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? पारिवारिक स्थिति, सामाजिक संबंध, या आपका शारीरिक पर्यावरण या स्वास्थ्य हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का आत्मसम्मान किस प्रकार के अनुभव से प्रभावित होता है? सकारात्मक अनुभव, नकारात्मक अनुभव, शारीरिक अनुभव और दोनों। तो ऑब्वियसली आंसर ए बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, सकारात्मक अनुभव यानी पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव, जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बोल रहा है, तो इस तरीके से अनुभव से जो है प्रभावित होता है, सकारात्मक अनुभव और नकारात्मक अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था में कौन सा संघर्ष प्रमुख होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म सम्मान बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम और आपका स्वायत्तता बनाम दोष। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहचान बनाम भ्रम हो जाएगा। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, इसको पहचान बनाम भ्रम कहते हैं। तो ये किशोर अवस्था में जो होता है पहचान बनाम भ्रम, जिसको हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये संघर्ष होता है और इस दौरान किशोर जो है अपनी व्यक्तिगत पहचान और जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश करता है। इस अवस्था में यदि वो असमर्थ होते हैं तो भ्रम और अनिश्चितता का सामना जो है ये करना पड़ता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रमुख बिंदु क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक संस्कृति, मानसिक तर्क, मानसिक संघर्ष और बच्चों को सक्रिय रूप से सीखना। तो आंसर डी हो जाएगा, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में कौन सा सिद्धांत सामाजिक प्रभाव को महत्व देता है? पियाजे का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत, बैंडूरा का सिद्धांत और कॉलबर्ग का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंडूरा का सिद्धांत होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका, जिसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी, तो बेंडूरा का जो सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है, इसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों की सामाजिक व्यवहार के, दूसरों के व्यवहार के नकल करने से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार किशोरों के विकास में किस प्रकार का संघर्ष होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म सम्मान बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, जिसको हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किशोर अवस्था में होता है, तो इसमें किशोर जो है अपने जीवन के उद्देश्य और व्यक्तित्व को खोजने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान यदि उन्हें स्पष्ट पहचान नहीं मिलती तो वो भ्रम का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संघर्ष, शैक्षिक माहौल या सामाजिक अनुभव? तो मानसिक विकास मुख्य रूप से जो है सामाजिक आपका अनुभव पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे का कौन सा सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए है? सामाजिक संवाद, आत्मसम्मान, संस्कारीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के सिद्धांत में बच्चों के विकास के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक संवाद और स्वावलंबी सोच। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक संवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरों में विकासनात्मक परिवर्तन कब होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक। तो 12 से 18 वर्ष हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो संवेदी प्रवृत्त अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संस्कारीय अवस्था या औपचारिक संस्कारीय अवस्था। तो यहाँ पे अवधारणाओं को समझने में सक्षम जो होता है वो संचालकीय अवस्था में होता है, जिसको हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसमें होता है। इसमें बच्चे जो है तर्क देना सीखते हैं, मानसिक गणना करना सीखते हैं, व्यंग्यकरण करना सीखते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट, ये नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? तो नैतिक जो है कॉलबर्ग से रिलेट संबंध रखता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में शारीरिक विकास की गति सबसे तेज किस उम्र में होती है? तो आपको पता है कि शिशुअवस्था में बच्चे बहुत ही जल्दी जो है बढ़ते हैं और इसमें विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, एरिक्सन के सिद्धांत में परिश्रम बनाम हिंसा संघर्ष किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में, बाल अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, वयस्क अवस्था। तो क्या हो जाएगा? बाल अवस्था में परिश्रम बनाम हिंसा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटिस कहते हैं, जिसमें बच्चे जो है ना अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और सफलता से आत्मसम्मान बढ़ता है। अगर असफलता होता है तो इन्हें हीनता महसूस होता है। नेक्स्ट, ये बच्चों में स्वाभाविकता और विवेक का विकास किस अवस्था में होता है? श्वेदी प्रवृत्ति अवस्था में, पूर्व संरचनात्मक अवस्था में, संचालकीय अवस्था में, औपचारिक संचालकीय अवस्था हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र और संस्कार बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, किस सिद्धांत में ये देखा जा सकता है? पियाजे का सिद्धांत, वाइकोस्की का सिद्धांत, कॉलबर्ग का सिद्धांत, बैंडोरा का सिद्धांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइकोस्की का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में वस्तु अस्तित्व किस अवस्था में विकसित होता है? तो वस्तु अस्तित्व जो हो जाएगा ये आपको श्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसमें जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें बच्चा समझता है कि जब कोई वस्तु जो है दृष्टि से गायब होता है तो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है, बालकों में सामाजिक रूप से सबसे पहले कौन सा गुण विकसित होता है? आत्मनिर्भरता, सहयोग, सम्मान और शास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एरिक्सन के अनुसार आत्मविश्वास बनाम शर्म संघर्ष किस अवस्था में होता है? नवजात अवस्था में, शिष्यावस्था में, किशोर अवस्था और बाल्यावस्था। तो आत्मविश्वास बनाम शर्म, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये जो है आपका शिष्यावस्था जो कि 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उन्हें अगर रोक टोक का सामना करना पड़ता है तो उन्हें शर्म महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में शारीरिक विकास किससे प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, शिक्षा, सामाजिक प्रभाव, आहार। तो आंसर ये हो जाएगा, आनुवांशिकता हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरों की मानसिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होता है? तो तर्क शक्ति में
वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन या भावनात्मक संघर्ष या स्वावलंबन। तो तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में संचालन किस अवस्था में विकसित होते हैं? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालकीय अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, संचालकीय अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मानसिक रूप से कार्य को व्यवस्थित और नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बालकों में सामाजिक कौशल का विकास कब होता है? शिशुअवस्था में, बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में। तो सामाजिक कौशल का विकास जो है कब होता है? तो ऑब्वियसली बाल अवस्था में होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कि 6 से 12 जो वर्ष का जो बच्चे होते हैं ना, उसमें सामाजिक कौशल जो है विकसित होती है और वो अन्य बच्चे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, आप देखे होंगे। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? संचालकीय अवस्था, स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, औपचारिक संचालकीय अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था। तो स्वेदी प्रवृत्ति सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से लेकर 2 साल के जो बच्चे में जो देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्तित्व की जो प्रवृत्ति होती है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या होता है? शारीरिक रूप से सक्रिय वातावरण, सामाजिक और मानसिक रूप से उत्तेजक वातावरण, केवल शैक्षिक माहौल या स्वतंत्र और निजी वातावरण। तो सामाजिक और मानसिक रूप से उत्तेजक वातावरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडोरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत किस बात को प्रमुखता देता है? आत्मसम्मान को, सहनशीलता को, नकल और अनुकरण को, शारीरिक गतिविधि को। तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है नकल और अनुकरण को जो है प्रमुखता देता है, इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट है, पियाजे का पूर्व संरचनात्मक अवस्था किस उम्र में होती है? दो यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक या 2 से लेकर 7। तो आंसर बी हो जाएगा, 2 से लेकर 7 वर्ष तक में होता है, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और हिंदी में पूर्व संरचनात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो इसमें जो सोचने की जो तरीका होती है ना, ये अमृत यानी कॉन्क्रीट होता है। नेक्स्ट है, किशोरों की सामाजिक विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? परिवार, साथी, शिक्षक, समुदाय। तो साथी होते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होता है और हर एक स्तर में 2 स्टेप होती है। तो कितने हो गए पूरे? स्टेप 6 होता है। ठीक है, तो 3 जो स्तर है उसको हम लोग पूर्व परंपरागत कहते हैं, परंपरागत कहते हैं और परिषद परंपरागत कहते हैं, यानी 3 फेज होता है। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के सिद्धांत में संस्कृति और समाज का क्या महत्व है? तो मानसिक विकास के लिए अत्यधिक महत्व और शारीरिक विकास के लिए महत्व, केवल भावनात्मक विकास के लिए या कोई महत्व नहीं। क्या हो जाएगा? तो मानसिक विकास के लिए अत्यधिक महत्व हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार बाल अवस्था में परिश्रम बनाम हीनता का क्या महत्व है? तो आत्मनिर्भरता के विकास में मदद करता है, बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है, बच्चों के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, बच्चों की भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चों की आत्मसम्मान को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, बच्चों के शारीरिक विकास में किस कारक का प्रमुख योगदान होता है? अनुवांशिकता और आहार, आहार और शारीरिक गतिविधि, सामाजिक अनुभव और आहार, मानसिक तनाव और आहार। तो अगर देखें शारीरिक विकास में अनुवांशिकता और आहार जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, बेंडोरा के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में नकल के द्वारा कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक, मानसिक विकास। तो यहाँ पे मानसिक सामाजिक विकास हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों का नकल करके ये लोग जो है सीखते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में बच्चों का संचालन विकास किस अवस्था में होता है? स्वेदी प्रवृत्ति अवस्था, पूर्व संरचनात्मक अवस्था, संचालीय की अवस्था और औपचारिक संचालकीय अवस्था। जो तीसरा जो स्टेज होता है संचालकीय अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, जो कि 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, इसमें जो है मानसिक रूप से ये वस्तु को जोड़ना, घटाना, गणना करना, तर्क देना, व्यंग्यकरण करना, ये सब सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में वस्तु अस्तित्व का विकास किस उम्र में होता है? तो यहाँ पर जन्म से लेकर जो 2 वर्ष की जो आयु होती है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, इस पे होता है स्वेदी प्रेरक अवस्था। ये इसमें वस्तु अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो विशेषता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्ण प्रगत स्तर किसको परिभाषित करता है? सामाजिक सम्मान को, व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को, कानूनी आदेश और दंड को, सामाजिक अनुशासन। तो व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को जो है परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता बनाम शर्म किस अवस्था में
में होता है शिष्यावस्था, बाल अवस्था, तो ये बाल अवस्था में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने चाहते हैं, लेकिन अगर किसी तरह का रुकावट होती है तो उन्हें शर्म महसूस होती है। नेक्स्ट है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की सोचने की क्षमता किस उम्र में विकसित होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, तो ये 7 से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आपका चैप्टर था बाल विकास के सिद्धांत और व्यवस्थाएं, इसमें जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सब। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? केवल वातावरण, केवल मानसिकता और अनुवांशिकता और वातावरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है ये अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, तो ये 4 प्रकार के होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, एक होती है शारीरिक भिन्नता, एक होती है बौद्धिक भिन्नता, एक होती है भावनात्मक भिन्नता और एक होती है सामाजिक भिन्नता। शारीरिक मतलब समझ रहे हैं, बौद्धिक मतलब जो समझने की जो शक्ति होती है, जैसे अलग अलग बच्चे जो होते हैं वो उनका जो दिमाग होता है अलग अलग होता है। भावनात्मक भिन्नता मतलब किसी को आप देख सकते हैं काफी कोई सॉफ्ट हार्टेड होता है, कोई काफी हार्ड हार्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बहुत ही मतलब कि कोमल होता है, मतलब कि किसी को देख के दया आ जाता है, लेकिन कोई इतना निर्दय होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग भावनात्मक भिन्नता कहेंगे। सामाजिक भिन्नता मतलब आप देख सकते हैं कोई सामाजिक संबंध रखना पसंद करता है और कोई अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, इस तरीके के 4 भिन्नता देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन सबसे अधिक किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर। तो देखिए थॉर्नडाइक हो जाएगा आंसर सी। याद रखिएगा व्यक्तिगत भिन्नता का रिलेशन संबंध किससे? थॉर्नडाइक से है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की गति में अंतर का मुख्य कारण क्या है? केवल शिक्षक की पढ़ने की विधि, केवल बुद्धि का स्तर, बुद्धि, रुचि और वातावरण का अभाव। तो अभी हम लोग देखें ना क्या हो जाएगा, वातावरण के साथ साथ जो है आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि और रुचि और वातावरण का प्रभाव हो जाएगा आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है? केवल उसका परिवार, केवल उसका स्कूल, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। अब हम आपको छोटा सा टिप्स बता देते हैं कि फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन कैसे भी है आंसर तो अनुवांशिकता और वातावरण ही होगा। ठीक है ना, यानी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर जो रहेगा एक ही रहेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व शिक्षा में क्यों है? पहला है ताकि सभी को एक जैसा सिखाया जाए, दूसरा है ताकि कमजोर छात्रों को शिक्षा से दूर रखा जाए, ताकि हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जा सके, ताकि केवल बुद्धिमान छात्र आगे बढ़े। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ताकि हर छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जा सके। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी लोगों की बुद्धि समान होती है? हाँ नहीं, आंशिक रूप से तो नहीं होती है समान। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है? अनुवांशिकता, वातावरण और दोनों का संयोजन। तो आंसर सी हो जाएगा, दोनों का संयोजन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? शारीरिक संरचना, रुचि और प्रेरणा, केवल स्कूल का माहौल और केवल परिवार। तो रुचि और प्रेरणा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए? हाँ नहीं, जरूरी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सभी को समान रूप से पढ़ाने के लिए, दूसरा छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनाने के लिए, दूसरा है केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देने के लिए, चौथा है शिक्षा को कठिन बनाने। कठिन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, देख के हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक भिन्नता का उदाहरण क्या हो सकता है? पहला है याददाश्त का तेज होना, मिलनसार होना, ऊंचाई में अंतर, सोचने की क्षमता में अंतर। तो शारीरिक भिन्नता क्या होगा? ऊंचाई में अंतर हो जाएगा, ये शारीरिक भिन्नता हो गया। ठीक है ना, मोटाई, लंबाई ये होता है शारीरिक भिन्नता होती है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक क्षमता के लिए, भावनात्मक विकास के लिए।
तो ये मानसिक क्षमता के लिए होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को समान बनाना, व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना, शिक्षा को कठिन बनाना और कमजोर छात्रों को बाहर करना। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनात्मक भिन्नता का क्या अर्थ है? शारीरिक ताकत में अंतर, सोचने की क्षमता में अंतर, गुस्सा, डर, खुशी, सभी भावनाओं में अंतर। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने का क्या लाभ है? समाज में भेदभाव बढ़ता है, शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, सभी को एक जैसा मानकर पढ़ाया जाता है और कोई लाभ नहीं होता। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारने से क्या होगा? आप जान रहे व्यक्तिगत भिन्नता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग उसको देख के पढ़ाएंगे तो शिक्षा को जो है अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक व्यक्ति के बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक भिन्नता का अर्थ क्या है? शारीरिक ताकत में अंतर, बुद्धि में अंतर, समाज में व्यवहार और संबंधों में अंतर, मानसिक विकास में अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक भिन्नता मतलब समाज में व्यवहार और संबंधों में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना चाहिए। दूसरा, छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे केवल देखिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल होशियार छात्रों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाई का स्तर कठिन बना देना, ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे कि सभी की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। पहला भी देख लीजिए कि सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना। अगर यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता है तो समान रूप से अगर हम पढ़ाएंगे तो जो कमजोर वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए आंसर बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा के किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी छात्रों को समान रूप से पढ़ाना, व्यक्तिगत विकास और अनुकूलन, केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना और सभी को एक ही तरीके से सिखाना। तो आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास और अनुकूलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है, सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना। दूसरा, छात्रों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझना। और तीसरा है, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना। और चौथा है, कमजोर छात्रों को हटाना। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों का क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण, आईक्यू परीक्षण, शारीरिक शक्ति परीक्षण और भावनात्मक परीक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि आईक्यू परीक्षण कहते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट है, कौन सा कारक एक व्यक्ति की सीखने की गति को प्रभावित करता है? केवल शिक्षक की योग्यता, केवल विद्यालय का माहौल और अनुवंशिकता, रुचि और प्रेरणा, और केवल पाठ्यक्रम की कठिनाई। तो यहाँ पे अनुवंशिकता, रुचि और प्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सभी को एक जैसा बनाना, विविध क्षमताओं और प्रतिभाओं की पहचान करना, केवल होशियार बच्चों को आगे बढ़ाना, या शिक्षा को कठिन बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, विविध क्षमताओं और प्रतिभाओं की पहचान करना। नेक्स्ट है, सभी छात्रों को एक समान तरीके से पढ़ाने का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला ऑप्शन है, सभी छात्रों को लाभ होना। दूसरा ऑप्शन है, कुछ छात्रों को समझने में कठिनाई होगी। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षा अधिक प्रभावी होगी। चौथा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुछ छात्रों को जो है समझने में कठिनाई होगी। अगर सभी छात्रों को एक जैसा हम लोग पढ़ाएंगे तो जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो हाई IQ वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिसका IQ कम है वो लोग जो है समझ नहीं पाएंगे और उन्हें कठिनाई होगी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का कौन सा उदाहरण सही है? सभी लोग एक ही गति से सीखते हैं, कुछ लोग गणित में अच्छे होते हैं और कुछ लोग भाषा में होते हैं। भाषा में सभी की पसंद और रुचि एक समान होती है और सभी लोग एक जैसी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो सभी लोग एक जैसा भावना व्यक्त नहीं करेगा, या सभी की पसंद और रुचि एक समान नहीं होगा, ये दोनों गलत है। सभी लोग एक ही गति से सीखते, ये भी गलत है। तो कुछ लोग गणित अच्छे होते हैं और जबकि कुछ भाषा में, यानी आप देख सकते होंगे कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है तो दूसरे के लिए मैथ्स बहुत टफ हो जाता है ना। नेक्स्ट है, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे प्रबंधित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, सभी को एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। छात्रों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की भावनात्मक भिन्नता को समझने से
शिक्षक को क्या लाभ होता है? वो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ा सकते हैं, वो बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वो केवल होशियार बच्चों को फायदा होता है। अगर वो भावनात्मक भिन्नता को समझता है, उसके बाद अगर शिक्षक पढ़ा रहा, तो इससे क्या होगा, तो वो बच्चों की मानसिक स्थिति के अनुसार जो है शिक्षा दे रहा है ना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक भिन्नता शिक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? पहला, शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है सामाजिक परिवेश से बच्चों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा है सभी छात्रों की शिक्षा समान होती है। चौथा है केवल पढ़ाई के दौरान प्रभाव पड़ता है। तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। अब तीन ऑप्शन देखें तो सामाजिक भिन्नता जो है शिक्षा को प्रभावित करता है, ये तो हमें जानते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सामाजिक परिवेश से बच्चों की सीखने की क्षमता जो होती है ये प्रभावित होती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है गणित भौतिक, तीसरा शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा रसायन विज्ञान। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा आंसर सी? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है एक ही तरीके से सभी को पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना, तीसरा ऑप्शन है केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, चौथा ऑप्शन है कमजोर छात्रों के पीछे छोड़ देना। तो आंसर बी हो जाएगा कि अगर हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं तो क्या होगा, छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधि अपनाना होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बुद्धि के स्तर को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो IQ परीक्षण किया जाता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं, ठीक है। IQ कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। किसी भी बच्चे की जो आपकी क्या कहते हैं बौद्धिक जो होती है ना, मतलब जो मानसिक आयु होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, जो रियल में जो आयु होता है उसे डिवाइड कर देते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं, तब निकलता है IQ। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? केवल सामाजिक संबंधों पर, केवल शिक्षा पर, केवल स्वास्थ्य पर। तो केवल हटा दीजिए, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे कि शिक्षा, सामाजिक और संबंधों और जीवन शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को अनदेखा करने से क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सभी छात्र समान रूप से सीखेंगे, दूसरा ऑप्शन है कुछ छात्रों को कठिनाई होगी, तीसरा ऑप्शन है, तो देखिए अगर व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग अनदेखा कर देंगे तो जो कमजोर बच्चे वो तो कमजोर ही रह जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ छात्रों को कठिनाई होगी। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक भावनात्मक भिन्नता को प्रभावित करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण। तो भाई ये आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, आनुवंशिकता वातावरण दोनों होगा। नेक्स्ट है शारीरिक भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता, केवल पोषण के कारण क्या हो, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाने का क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? सभी छात्र अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, दूसरा कुछ छात्रों को सीखने में परेशानी होगी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा अधिक प्रभावी होगी, चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर बी हो जाएगा कि कुछ छात्रों को सीखने में परेशानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? केवल शिक्षा, केवल शारीरिक, केवल जहां भी हटा दीजिए, आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक स्थिति, संस्कृति और सामाजिक परिवेश। तो ऑब्वियसली आपको भी न जो है ऐसे ही क्वेश्चन जो है एलिमिनेट करना है, हमें नेगेटिव कीवर्ड देख के पहले क्वेश्चन को हटा देना है, आंसर ऑप्शन को हटा देना है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने से समाज में क्या लाभ होता है? भेदभाव बढ़ता है, व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार रहे तो भेदभाव तो घटेगा नहीं, सभी को समान अवसर मिलता है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को समान पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि। तो सेम देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से किन दो कारकों के कारण हो? आनुवंशिकता, वातावरण। आप देख सकते हैं आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? तो देखिए सेम क्वेश्चन है, आंसर विभिन्न शिक्षण विधि अपनाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक भिन्नता को मापने का सबसे अच्छा तरीका IQ परीक्षण, ठीक है, आंसर बी
हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? भेदभाव बढ़ सकता है, समाज में विविधता और समावेशन को बढ़ावा मिलता है। और केवल कुछ लोग केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी लोग एक ही तरह से सीखते हैं? तो आपको पता है सभी लोग एक तरीके से नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो नहीं हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करने से क्या लाभ होता है? तो सभी छात्र अधिक अच्छे से अधिक अच्छे से सीख सकते हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को नज़र में देख के अगर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सभी छात्र जो है अधिक अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किन्हें करना चाहिए? तो व्यक्तिगत शिक्षकों को करना चाहिए ना, तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। शिक्षक, अभिभावक और समाज। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने की क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? केवल तो आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता, रुचि और शिक्षण का कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। शिक्षा को अधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से देखें, फ्लैक्सिबिलिटी जिसको हम लोग लचीला कहते हैं, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कीवर्ड हमें देखने को मिल गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव कीवर्ड, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, केवल नेगेटिव, इन दोनों को हटा दीजिए। अभी सभी छात्रों को समान पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? तो शिक्षा को अधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा की परिभाषा क्या है? पहला है बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, बच्चों की रुचियों और ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा देना। तीसरा है शिक्षा में केवल शिक्षक का नियंत्रण। और चौथा है बच्चे को अपने शिक्षकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखते हैं। यहाँ पे पूरा बाल केंद्रित शिक्षा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें सेंटर में बच्चे को रखना है, ठीक है। सेंटर में बच्चे को रखना है। यहाँ पे देखिए, केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो आप इसको पहले ही हटा दीजिए। केवल शिक्षक का नियंत्रण, तो नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दिए। यहाँ बोल रहा है बच्चे को अपने शिक्षकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। यहाँ पे अनुसरण मतलब और अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। तो अगर हम बोले बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे हम बच्चों को सेंटर पे लेके बात करेंगे, ठीक है, यानी भाई बच्चा जैसा चाहेगा, बच्चा जो सोच रहा है, बच्चा जैसा करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों की रुचि और उसके ज़रूरत के अनुसार शिक्षा देंगे, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारंपरिक शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है? देखिए, पारंपरिक शिक्षा जो है बच्चों को खुद से सीखने का मौका देती है। दूसरा बोला बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों के नेतृत्व में होते हैं। नेक्स्ट बोला पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की भागीदारी होती है। और नेक्स्ट बोल रहा बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को नियमों का पालन सिखाती है। दोनों का अंतर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तीसरा जो है वो उसका अंतर को बता रहा कि अगर पारंपरिक शिक्षा जो है ये तो शिक्षक द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसके बारे में बता रहा है, लेकिन अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा देखें तो यहाँ पे बच्चों की भागीदारी होती है। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व क्या है? पहला है बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा, बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास करना। तीसरा है केवल शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाना। चौथा, बच्चे को केवल एकेडमिक ज्ञान देना। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, पहले हटा दीजिए, बाकी तीन बचा। यहाँ भी केवल नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, कभी भी ये नहीं कहता है यहाँ पे, देखिए ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है। कभी भी मार्क्स के लिए हमें बच्चों को प्रेरित नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड को, नेगेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हटा के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं सीडीपी में। नेक्स्ट बोल रहा है पियाजे के अनुसार बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे ऑब्जेक्ट अस्तित्व समझते हैं? ऑब्जेक्ट अस्तित्व मतलब क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, जिसको वस्तु अस्तित्व हम लोग कहते हैं।
तो पूर्व क्रियाश्रम अवस्था, स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, संचालनात्मक अवस्था और औपचारिक संचालनात्मक अवस्था। आंसर बी हो जाएगा हमारा, स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु में होती है। तो इसमें जो है एक फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है, या इसकी एक विशेषता होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु अस्तित्व, ठीक है। तो ये आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बच्चे ये समझते हैं, इसमें संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है, और जब बच्चे ये समझते हैं कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती जब दृश्य बाहर होती है, यानी जब उसे दिखाई नहीं देता तब भी इन्हें लगता है कि नहीं नहीं वो अब भी है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं ना, तो हम अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेते हैं, तो वो कैसे हमारा हाथ हटा के हमें देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो हमें दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, वो अब भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल लिखित परीक्षा लेना, बच्चों की रचनात्मकता और क्षमताओं को व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, बच्चों के व्यवहार को सख्ती से नियंत्रित करना, शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित करना। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछे, आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों के व्यवहार को सख्ती से, सख्ती जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये तीनों तो हट गया, आंसर भी बच गया। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत भी करने का ज़रूरत नहीं रहा, हम लोग नेगेटिव कीवर्ड पे काम किए कि सख्ती नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। सख्ती मतलब क्या बोल रहा है कि सख्ती मतलब क्या हुआ, मतलब कि हार्शली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे को बहुत धमकाया जा रहा है, ठीक है, डांट डपट के उसको जो है अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। तो ऑब्वियसली सख्ती नेगेटिव कीवर्ड है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, यहाँ भी केवल देखने को मिला। तो बच्चों की जो रचनात्मकता है, जो क्षमता है का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों को केवल शैक्षणिक परिणामों में सुधार करना। नेक्स्ट है, सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित। नेक्स्ट है, शिक्षा में केवल मुख्य धारा के बच्चों को ध्यान में रखना, शिक्षा का उद्देश्य। तीनों में नेगेटिव कीवर्ड है, देखिए केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, यहाँ भी केवल नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए बच्चों को केवल, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे अवसर जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का कौन सा क्षेत्र जो है प्राथमिक माना जाता है? कक्षा 8 से ऊपर की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा को जो है प्राथमिक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? केवल मानसिक विकास आवश्यक है, केवल शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, आप इसको जो है हटा सकते हैं, ये दोनों काट दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, अब यहाँ पे बोल रहे केवल सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। सभी आवश्यकताएं एक साथ मिलकर बच्चों के समग्र विकास में योगदान करती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम शैलियाँ और बहुप्रीति सिद्धांत के संदर्भ में किसी दृष्टिगत स्थानिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? गणना और तार्किक सोच की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों की समझ, और स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता, या अन्य लोगों के साथ संवाद की क्षमता। तो आंसर सी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, दूसरा बोल रहा है बच्चों को केवल एकेडमिक ज्ञान देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनाना, और नेक्स्ट है बच्चों को कड़ी अनुशासन के तहत, कड़ी जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ बोला बच्चों को शारीरिक सशक्त बनाना, नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर सी हो जाएगा, बच्चों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सिखाना। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों को अनुशासन सिखाना, दूसरा बच्चों को सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना, नेक्स्ट बोल रहा बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, नेक्स्ट बोल रहा बच्चों को खेल कूद की गतिविधियाँ कराना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना।
नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो बच्चों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्रदान करना, बच्चों को अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना, बच्चों का केवल नियमों का पालन करना सीखना, और बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। तो बच्चों के साथ कंपटीशन करना नहीं करना जो रहता है ना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ पे केवल नियमों, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्रदान, निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है, जिसको हम लोग पैसिव कहते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो रहता है सक्रिय होता है, और निष्क्रिय मतलब वो पैसिव तरीके से जो है जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। अगर आप जो है अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब से चुपचाप आप सुन रहे हो, यहाँ पे किसी भी तरीके एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये आपका पैसिव एक्टिविटी हो गई। ठीक है, निष्क्रिय एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ से आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिव हो, मान लीजिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और साथ में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे कि एक्टिव, ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव कीवर्ड, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप किए, तो आपको पता है कि ये एक्टिव हो गया, यानी सक्रिय एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो इससे जो है आपका नॉलेज ऑब्वियसली गेन होगा। कभी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो हाँ, ये एक्टिव जो है यानी सक्रिय जो है, ये पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके को से ये भी नेगेटिव हो गया, तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया और बालक के व्यक्तित्व विकास के बीच संबंध क्या है। व्यक्ति विकास केवल शारीरिक शिक्षा से होता है, तो यहाँ पर केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति विकास केवल बच्चों को मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव, ऐसा थोड़ी है कि बस सीखने की प्रक्रिया पर का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। बच्चों को केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान देना, तो देखिए केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। यहाँ समस्या समाधान आधारित शिक्षण मतलब क्या होता है, बच्चे को सिर्फ याद, सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। याद भी नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये भी हटा दीजिए। बच्चों को अनुशासन सिखाना, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना। समस्या समाधान तो ऑब्वियसली देख क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे समस्या समाधान जो है अपनी समस्याओं को हल निकालने के लिए प्रेरित करना हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बालकों को सीखने की गति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, केवल शिक्षक के द्वारा, केवल बच्चों के माता पिता, बच्चों के शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों नेगेटिव कीवर्ड है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। थैंक यू। आपका वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा लेना, दूसरा है बच्चों की रचनात्मक और क्षमताओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, तीसरा है बच्चों के व्यवहार को सख्ती से नियंत्रित करना, और चौथा है शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे, आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव है केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला, हटा दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यवहार को सख्ती जो है नेगेटिव कीवर्ड है ना, तो इसको भी हटा दीजिए। फिर शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों का केवल शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, ठीक है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। फिर बोला सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है शिक्षा में केवल मुख्य धारा के बच्चों को ध्यान में रखना, तो ये केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास है, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चे को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित, तो समावेशी शिक्षा हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का कौन सा क्षेत्र प्राथमिक माना जाता है। कक्षा 8 से ऊपर की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 10 तक की शिक्षा, कक्षा 12 तक की शिक्षा, तो 5 तक की शिक्षा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल मानसिक विकास आवश्यक है, केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि केवल नेगेटिव देखने को मिला। ये सभी आवश्यकताएं एक साथ मिलकर बच्चों के समग्र विकास में योगदान करती है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोई सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है, पर्याप्त है। तो आंसर डी भी नहीं होगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम शैली या बहुवृद्धि सिद्धांत के संदर्भ में किसी दृष्टिगत स्थानिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? गणना और तार्किक सोच की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों की समझ, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता, और अन्य लोगों के साथ संवाद की क्षमता। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों के शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, बच्चों को केवल एकेडमिक ज्ञान देना, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सिखाना, और बच्चों को कड़ी अनुशासन के साथ रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्म निर्भरता जो है सिखाना। तो आंसर जो है सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कड़ी जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। सशक्त जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है बच्चों को अनुशासन सिखाना, दूसरा बच्चों को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, बच्चों को खेलकूद की गतिविधियां कराना। तो बाल केंद्रित प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला है बच्चों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्रदान करना। निष्क्रिय जो है मतलब इंग्लिश में पैसिव कहते हैं, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है बच्चों को केवल केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया और बालक की व्यक्तित्व विकास के बीच संबंध क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल शारीरिक शिक्षा से होता है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल बच्चों की मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, नेगेटिव कीवर्ड है केवल, हटा दीजिए। सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑब्वियसली सीखना जो रहता है ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चे को केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना, वास्तविक जीवन की समस्या मतलब करके सीखना। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां भी रियल टाइम सिचुएशन आता है तो वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आंसर वही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला, बच्चे को सिर्फ याद जो है नेगेटिव कीवर्ड है, याद भी नेगेटिव कीवर्ड है, सिर्फ भी नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चों को अनुशासन सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को सीखने की गति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केवल शिक्षक के द्वारा, केवल बच्चों के माता पिता, बच्चों के शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों, केवल तीनों नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की शिक्षा को प्राथमिक माना गया है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, कक्षा 10 तक। तो आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 1 से लेकर 5 तक को जो है प्राथमिक माना जाता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट कक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री देना, दूसरा है शिक्षा में केवल तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना, तीसरा है बच्चों के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना, नेक्स्ट है बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां सिखाना। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। यहाँ बोल रहा बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना, इसको स्मार्ट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में क्या उपयोग है? पहला है केवल छात्र के प्रदर्शन को ट्रैक करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना, दूसरा है बच्चों को केवल पेपर आधारित परीक्षा में मूल्यांकन करना, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल शिक्षा का विश्लेषण करना, नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना। नेक्स्ट है, पारंपरिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के बीच
बीच क्या अंतर है? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केवल किताबों से पढ़ाया जाता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को पूर्ण अधिकार होता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। आंसर सी हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल रहे हैं ना, मतलब कि बच्चों को जो है ज्यादा महत्व देना। तो यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम है, वो जो चाहे सो पूछ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, अपना मतलब कि जो भी है उनका मैटर वो बता सकते हैं। लेकिन पारंपरिक शिक्षा पहले जो होता था, जैसा टीचर चाहता था वैसे ही होता था, ठीक है, उसमें बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो आंसर ए हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के आधार पर करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट है केवल बच्चों की शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना, केवल जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, सॉरी नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, तो बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, आंसर बी हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट है वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियां क्या है? पारंपरिक परीक्षा प्रणाली, दूसरा बच्चों की रचनात्मकता और जीवन शैली का मूल्यांकन, तीसरा केवल अंक देने वाली प्रणाली, हटा दीजिए। बच्चों को केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, ये भी हटा दीजिए। यहाँ रचनात्मक क्रिएटिविटी हो जाता है, क्रिएटिविटी जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, तो आंसर बी जो रहेगा हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बालकों को सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी की जाती है? बच्चों के माता पिता, शिक्षक और विद्यालय, और सरकार और समाज, केवल परिवार। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बालक की बात कर रहा, तो बालक में सरकार तो आएगा नहीं, और सिर्फ यहाँ पे बच्चों के माता पिता बोल रहा, तो यहाँ पे शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों के सीखने की गति का आकलन कैसे किया जाता है? केवल परीक्षा परिणाम से, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा बच्चों की भागीदारी और उनके मार्गदर्शन को ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे कि उसकी भागीदारी और उनके प्रदर्शन को जो है ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए शारीरिक क्षमता के आधार पर और बच्चों के घर के वातावरण से कोई मैटर नहीं करता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिएगा। इस तरीके की चीज को आप पहले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है ना। नेक्स्ट समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग हर एक तरीके के बच्चे को इंक्लूड करते हैं और सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है केवल उन बच्चों को शिक्षा देना जिनके पास संसाधन है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकता हो या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं हो या ना हो। तो समान अवसर प्रदान करना तो बिल्कुल सही है, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्मार्ट कक्षा का क्या प्रभाव है? तो बच्चों में केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। बच्चों को सिर्फ रचनात्मक हटा दीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक इंटरएक्टिव और प्रभावी बनाना, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी में भी देख लीजिए केवल है, नेगेटिव कीवर्ड है। यहाँ पे रचनात्मक जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन कि सिर्फ जो लगा दिया है ना ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसलिए जो है इस सेंटेंस को पूरा नेगेटिव बना दिया है ना, इसलिए इसको हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग पेडालॉजी का जो अधिकतर क्वेश्चन है ना डियर, उसको हम लोग एक कॉमन सेंस के थ्रू बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर मनोवैज्ञानिक से जो है रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे फुल जानकारी होनी चाहिए कि वाइकोस्की का सिद्धांत क्या है, पियाजे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग अधिकतर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव वर्ड कीवर्ड नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। आपका वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा लेना, दूसरा है बच्चों की रचनात्मक और क्षमताओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, तीसरा है बच्चों के व्यवहार को सख्ती से नियंत्रित करना, और चौथा है शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित करना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछे, आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव है केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला, हटा दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्यवहार को सख्ती जो है नेगेटिव कीवर्ड है ना, तो इसको भी हटा दीजिए। फिर शिक्षा को केवल परीक्षाओं पर आधारित, ये भी
नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी हटा दीजिए। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों का केवल शैक्षिक परिणामों में सुधार करना, ठीक है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। फिर बोला सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है शिक्षा में केवल मुख्य धारा के बच्चों को ध्यान में रखना, तो ये केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास है, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चे को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित, तो समावेशी शिक्षा हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का कौन सा क्षेत्र प्राथमिक माना जाता है। कक्षा 8 से ऊपर की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा, कक्षा 10 तक की शिक्षा, कक्षा 12 तक की शिक्षा, तो 5 तक की शिक्षा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल मानसिक विकास आवश्यक है, केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो दोनों नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि केवल नेगेटिव देखने को मिला। ये सभी आवश्यकताएं एक साथ मिलकर बच्चों के समग्र विकास में योगदान करती है, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता का ध्यान रखना पड़ता है, पर्याप्त है, तो आंसर डी भी नहीं होगा, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम शैली या बहुवृद्धि सिद्धांत के संदर्भ में किसी दृष्टिगत स्थानिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। गणना और तार्किक सोच की क्षमता, शारीरिक गतिविधियों की समझ, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता, और अन्य लोगों के साथ संवाद की क्षमता। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, स्थान और रूप का निर्धारण और उसका उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों के शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, बच्चों को केवल एकेडमिक ज्ञान देना, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सिखाना, और बच्चों को कड़ी अनुशासन के साथ रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जो है सिखाना, तो आंसर जो है सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कड़ी जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। सशक्त जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों को अनुशासन सिखाना, दूसरा बच्चों को सिर्फ शैक्षिक ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, बच्चों को खेलकूद की गतिविधियां कराना। तो बाल केंद्रित प्रबंधन में कक्षा वातावरण के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना, तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सहानुभूतिपूर्ण और सहभागी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला बच्चों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्रदान करना, निष्क्रिय जो है मतलब इंग्लिश में पैसिव कहते हैं, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है बच्चों को केवल नियम केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए इसको। बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझकर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया और बालक की व्यक्तित्व विकास के बीच संबंध क्या है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल शारीरिक शिक्षा से होता है, तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास केवल बच्चों के मानसिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, नेगेटिव कीवर्ड है, केवल हटा दीजिए। सीखने की प्रक्रिया का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑब्वियसली सीखना जो रहता है ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तित्व विकास और सीखने की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चे को केवल शैक्षिक समस्याओं का समाधान देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना, वास्तविक जीवन की समस्या मतलब करके सीखना, तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां भी रियल टाइम सिचुएशन आता है तो वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो आंसर वही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला, बच्चे को सिर्फ याद जो है नेगेटिव कीवर्ड है, याद भी नेगेटिव कीवर्ड है, सिर्फ भी नेगेटिव कीवर्ड है। बच्चे को अनुशासन सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालकों को सीखने की गति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। केवल शिक्षक के द्वारा, केवल बच्चों के माता पिता,
कि बच्चों के शिक्षक और शिक्षा प्रणाली दोनों केवल 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 केवल, तीनों नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा तक की शिक्षा को प्राथमिक माना गया है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, कक्षा 10 तक। तो आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 1 से लेके 5 तक को जो है प्राथमिक माना जाता है। नेक्स्ट है, स्मार्ट कक्षा का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री देना। दूसरा है शिक्षा में केवल तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करना। तीसरा है बच्चों के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट है बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां सिखाना। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, केवल केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। यहाँ बोल रहा बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित और इंटरएक्टिव शिक्षण वातावरण तैयार करना, इसको स्मार्ट क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षा में क्या उपयोग है? पहला है केवल छात्र के प्रदर्शन को ट्रैक करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना। दूसरा है बच्चों को केवल पेपर आधारित परीक्षा में मूल्यांकन करना, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल शिक्षा का विश्लेषण करना, नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा को स्वचालित और व्यक्तिगत बनाना। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के बीच क्या अंतर है? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को केवल किताबों से पढ़ाया जाता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को पूर्ण अधिकार होता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। आंसर सी हो जाएगा, सॉरी आंसर ए हो जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा में बच्चों को कम स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोल रहे हैं ना, मतलब कि बच्चों को जो है ज्यादा महत्व देना। तो यहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम है, वो जो चाहे सो पूछ सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, अपना मतलब कि जो भी है उनका मैटर वो बता सकते हैं। लेकिन पारंपरिक शिक्षा पहले जो होता था, जैसा टीचर चाहता था वैसे ही होता था, ठीक है, उसमें बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो आंसर ए हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के आधार पर करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट है केवल बच्चों की शारीरिक विकास का मूल्यांकन करना, केवल जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, सॉरी नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। बच्चों को सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, तो बच्चों की समग्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना, आंसर बी हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट है वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धतियां क्या है? पारंपरिक परीक्षा प्रणाली। दूसरा बच्चों की रचनात्मकता और जीवन शैली का मूल्यांकन। तीसरा केवल अंक देने वाली प्रणाली, हटा दीजिए। बच्चों को केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का, ये भी हटा दीजिए। यहाँ रचनात्मक क्रिएटिविटी हो जाता है, क्रिएटिविटी जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, तो आंसर बी जो रहेगा हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बालकों को सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी की जाती है? बच्चों के माता पिता, शिक्षक और विद्यालय, और सरकार और समाज, केवल परिवार। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बालक की बात कर रहा, तो बालक में सरकार तो आएगा नहीं, और सिर्फ यहाँ पे बच्चों के माता पिता बोल रहा, तो यहाँ पे शिक्षक और विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों की सीखने की गति का आकलन कैसे किया जाता है? केवल परीक्षा परिणाम से, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा बच्चों की भागीदारी और उनके मार्गदर्शन को ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे कि उसकी भागीदारी और उनके प्रदर्शन को जो है ट्रैक करके, तो आंसर बी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देख लीजिए शारीरिक क्षमता के आधार पर और बच्चों के घर के वातावरण से कोई मैटर नहीं करता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देख लीजिएगा। इस तरीके की चीज को आप पहले ही हटा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है ना। नेक्स्ट समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग हर एक तरीके के बच्चे को इंक्लूड करते हैं और सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है केवल उन बच्चों को शिक्षा देना जिनके पास संसाधन है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकता हो या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी विशेष आवश्यकताएं हो या ना हो। तो समान अवसर प्रदान करना तो बिल्कुल सही है, आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्मार्ट कक्षा का क्या प्रभाव है? तो बच्चों में केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। बच्चों को सिर्फ रचनात्मक, हटा दीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया को और अधिक इंटरएक्टिव और प्रभावी बनाना, आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी में भी देख लीजिए केवल है, नेगेटिव
कीवर्ड है। यहाँ पे रचनात्मक जो है ना एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, लेकिन कि सिर्फ जो लगा दिया है ना ये नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसलिए जो है इस सेंटेंस को पूरा नेगेटिव बना दिया है ना, इसलिए इसको हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग पैडालॉजी का जो अधिकतर क्वेश्चन है ना डियर, उसको हम लोग एक कॉमन सेंस के थ्रू बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर मनोवैज्ञानिक से जो है रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप तुक्का नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पे फुल जानकारी होनी चाहिए कि वाइकोस्की का सिद्धांत क्या है, पियाजे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग अधिकतर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव वर्ड कीवर्ड नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू जो है हम लोग इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रदान करना, दूसरा बच्चों की रुचियों और जरूरतों के अनुसार शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन है आपका कि शिक्षा में केवल शिक्षक का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने शिक्षकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पे केवल जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है ना, तो इसको आप पहले ही हटा दीजिए। बाकी तीन है अनुसरण करना मतलब नकल करना, यानी शिक्षकों का नकल करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो बच्चों की रुचियों और जरूरत के अनुसार शिक्षा देना, तो बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब होता है ना कि जो छात्रा है उसको सेंटर पे लेना। सेंटर पे लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको बीच में बैठाना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंपॉर्टेंस जो है बच्चों को देना है, ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे किन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, ये काम जो है इस शिक्षक का है, ठीक है। हमें बच्चे को लेके चलना है, वो जैसा चाहते हैं हमें वैसे पढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारंपरिक शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर क्या है? तो पारंपरिक शिक्षा बच्चों को खुद से सीखने का मौका देती है, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों के नेतृत्व में होते हैं, तीसरा पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की भागीदारी होती है। तो देखिए अंतर पूछा है, तो अगर हम देखें तो पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा सिर्फ निर्देश दिया जाता था, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा जो कि अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए, तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व क्या है? पहला बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, देखते के साथ काट देना। अच्छा अंक, कंपटीशन, ये सब जो है ना नेगेटिव कीवर्ड है। प्रतिस्पर्धा जो होती है ये सब नेगेटिव कीवर्ड है, देखने के साथ हमें काट देना है अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाए। दूसरा बोल रहा बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास करना, दूसरा केवल शैक्षिक, केवल जो है नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। अब बच्चों के केवल, ये भी नेगेटिव, आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सीटीपी का और जो पेडालॉजी का क्वेश्चन रहता है ना बहुत ही इजीली जो है हम लोग इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर आपको नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तब भी, ठीक है। बस हमें जो है कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे केवल जो देखा तो केवल एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो केवल देखते के साथ तीनों ऑप्शन में था तो तीनों कट गया। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी जो आंसर था वही आंसर हो गया। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बाल विकास की किस अवस्था में बच्चे ऑब्जेक्ट अस्तित्व समझते हैं? पियाजे का जो आपका ये फीचर्स है, ठीक है ना, जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट अस्तित्व, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से। तो ये जो फीचर्स है ना ये हमें जो है किस अवस्था में देखने को मिलता है? पूर्व सक्रिय कार्यक्षम अवस्था या स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था, तो इसको हम लोग स्वेदी प्रक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जन्म से लेकर 2 साल की जो अवस्था होती है इसमें हमें ये फीचर्स देखने को मिलता है, क्या? ऑब्जेक्ट अस्तित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो आंसर बी जो रहेगा ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब? तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है समलता मूलक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है केवल शैक्षिक परिणामों को मापना,
तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिला तो गलत, ये इसको हटा दीजिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सभी छात्रों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। यहाँ पे देखिए अवसर एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तीसरा बोला केवल मानसिक विकलांगता वाले बच्चे को शिक्षा देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। केवल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे को शिक्षा देना, केवल नेगेटिव कीवर्ड हटा दीजिए। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड भी नहीं है और पॉजिटिव वर्ड भी नहीं है, ठीक है। तीसरा बोला केवल मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मतलब होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना उसको मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना, मतलब जो आम बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको जो है इंक्लूड कर सकते हैं। समावेशी मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर बच्चे को एक जैसा लेके चलना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब कि ब्लाइंड है तो हमको उसको नहीं पढ़ाना है, ये नहीं कि वो थोड़े से मंदबुद्धि वाला है तो हमें उन्हें नहीं पढ़ाना है, ऐसा नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को हमें एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती है। विशेष बच्चे आप समझ रहे हैं, पहला बोल रहा पारंपरिक शिक्षण विधियाँ, दूसरा बोल रहा सहायक शिक्षण विधियाँ, तीसरा बोल रहा केवल परीक्षा आधारित, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। चौथा बोल रहा शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। जब यहाँ पे आपका परीक्षा की बातें कर रहा है मतलब कि विशेष आवश्यकता के लिए शिक्षण विधियाँ की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं बनता है कि हम उसको मतलब कि शारीरिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी तो आपका गलत सेंस है, तो इसको भी हटा सकते हैं। बाकी दो है पारंपरिक शिक्षण विधियाँ और सहायक शिक्षण विधियाँ। पारंपरिक शिक्षण विधियाँ में होता क्या था ना कि टीचर जो रहता है ना ये आदेश मतलब कि यहाँ पे टीचर को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। पारंपरिक में यानी शिक्षण का क्या टीचर जो कहते थे उसको स्टूडेंट करते थे और टीचर अपने जो चाहे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पढ़ा सकता है। लेकिन अभी का क्या एजुकेशन सिस्टम है जिसमें आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग कहते हैं, जिसमें कि बच्चों को महत्व दिया जाता है ना, कि बच्चे की रुचि के अनुसार और उसके इंटरेस्ट के अनुसार वो जैसा पढ़ना चाहे, ठीक है, उनकी कमी के देखते हुए जो है हमें पढ़ाना है। तो अगर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्या करना चाहिए, सहायक शिक्षण विधियाँ जो है अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला बोला केवल शैक्षिक सामग्री का वितरण करना, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा बच्चों को मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करना, ठीक है। चलिए यहाँ कोई भी पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव कीवर्ड नहीं है। मार्गदर्शन एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है तो इसको हम लेके चल सकते हैं। तीसरा बोल रहा केवल परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। चौथा बोल रहा छात्रों को केवल खेलों में प्रशिक्षित करना, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा सीडीपी का जो अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग केवल नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस समझना होगा कि भाई नेगेटिव कीवर्ड क्या होती है, पॉजिटिव कीवर्ड क्या होती है, इसके अलावा कौन सी चीज़ जो है नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सी जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलता मूलक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। पहला ऑप्शन है कि समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ठीक है, अवसर पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। दूसरा बोला विशेष बच्चों को अलग शिक्षा देना, कभी ये एजुकेशन सिस्टम ये नहीं बोलता है कि आप बच्चों को अलग कीजिए, ठीक है। अगर बोल रहा है कि कोई बच्चे जो है बहुत ही कमज़ोर है, कोई बच्चे बहुत ही तेज़ है, तो क्या हम उसको क्लास में कैटेगराइज कर देंगे, भाई तुम जो अच्छे बच्चे हो जो पढ़ने वाले हैं वो अलग हो जाओ और जो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले हो यानी जो थोड़ा सा वीक है उन्हें अलग कर देंगे, ऐसा तो एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं बोलता है। तो आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा जाता है तो लेकिन याद रखिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट बोल रहा है छात्रों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कभी भी पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन तो जहाँ भी इस तरीके का स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाए कि फोकस ऑन मार्क्सिंग या फिर आपका अच्छे अंक लाना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बनाता है ना, तो इसको भी देख के काट देना है। ऐसे केवल भी यहाँ नेगेटिव कीवर्ड है, एक तो केवल नेगेटिव कीवर्ड है और एक आपका सेंटेंस भी नेगेटिव है ना। तो जब नेगेटिव कीवर्ड आता है तो ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव
ही हो जाती है। नेक्स्ट है केवल मानसिक विकलांगता वाले, तो ये भी नेगेटिव कीवर्ड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यहाँ अवसर हमें पॉजिटिव कीवर्ड पहले ही मिल चुका था, है ना, तो आंसर पहले ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण क्या होती है। पहला तो बोल रहा है केवल कागज और कलम होता है, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा है सहायक तकनीक और शैक्षणिक उपकरण, ठीक है, चलिए सारा पॉजिटिव है इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है शारीरिक शिक्षा उपकरण, और चौथा बोल रहा है केवल किताबें, केवल नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। भाई हम जब बच्चे की पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो हम बार बार शारीरिक शिक्षा की क्यों बात करेंगे, शारीरिक शिक्षा के यहाँ पे उपयोग कहाँ से आ जाता है, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस से हटा दीजिए, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के क्या लाभ होते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल शारीरिक विकास, फिर से नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए। दूसरा बोल रहा है सामाजिक समावेशिता और समानता, समानता बोल रहा तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है ना। दूसरा बोल रहा केवल मानसिक, हटा दीजिए। शैक्षिक अंकों का सुधार, तो हम आपको बताया ना अंक के लिए नहीं पढ़ना है, ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस बनाता है कि जहाँ भी अंक के लिए अगर बात आता है या मार्क्स के लिए बात आता है तो ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो हम इसे भी हटा सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा हमारा। ऐसे भी समानता जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में मुख्य चुनौती क्या होती है। पहला है कक्षा में अधिक छात्रों को होना, दूसरा उचित शैक्षिक सामग्री की कमी, तीसरा बोल रहा है केवल खेल गतिविधियों का कमी, और चौथा बोल रहा है बच्चों को एक साथ बैठना। तो ये तो हटा दीजिए, सी जो है नेगेटिव कीवर्ड है तो ये यहाँ पे हटा देते हैं। बाकी हम तीन को देखें तो कक्षा में अधिक छात्रों को होना ये जो है किसी तरह का मतलब कि चुनौती नहीं है। मेन चुनौती क्या होता है ना कि बच्चों जो है उचित जो है शैक्षिक सामग्री की कमी, ठीक है, जो पढ़ने के लिए जो आवश्यकता है अगर उस चीज़ की कमी होती है तो हमें जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों के मानसिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों की मानसिक विकास को जो है हम कैसे बढ़ावा देते हैं, है ना। पहला है केवल शैक्षिक खेलों के माध्यम से, फिर से नेगेटिव कीवर्ड आ गया तो इसको हम हटा देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं सहानुभूति और समर्थन प्रदान करके, सहानुभूति ठीक है पॉजिटिव कीवर्ड है यहाँ पे इसलिए इसको हम लेके चलते हैं। तीसरा बोला केवल परीक्षा, फिर से केवल बोल रहा है तो हटा दीजिए। चौथा बोला अधिक समय में शिक्षा देकर, अधिक समय में शिक्षा देकर ऐसा नहीं होता है, जितना टाइम है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अब जैसे एक साल में हमें एक क्लास को पढ़ना है तो हम उसको 2 साल थोड़ी दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए सहानुभूति और समर्थन प्रदान करके आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है। पहला बोल रहा है केवल शैक्षिक परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना, तो हटा दीजिए इसको, केवल नेगेटिव कीवर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके के चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए कितना इजी होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना, बस अलग अलग तरीका रहता है पूछने का। दूसरा बोला विकलांगता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, और तीसरा बोला केवल खेल प्रशिक्षण, और चौथा बोला केवल शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। दोनों नेगेटिव कीवर्ड हटा देते हम लोग, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि इनके लिए जो है विशेष शिक्षण विधियाँ जो है अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की कक्षाएं होती है। केवल सामान्य कक्षाएं होती है, केवल विशेष कक्षाएं होती है। जब भी केवल आता है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आप तो पहले इसको तो ऐसे मैनिपुलेट कर दीजिएगा कि नहीं भाई ये तो केवल है तो इसमें तो हम तो इसको मतलब ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। तीसरा बोला कोई कक्षा नहीं, ठीक है, यहाँ पे बोला समावेशी कक्षा है जिसमें सामान्य विशेष दोनों बच्चों को शामिल किया जाता है। तो हम आपको बताए थे समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करना हो गया। जब सबको इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं उन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी
विशेष शिक्षा में सहायक तकनीकों का क्या महत्व है। पहला बोल रहा बच्चों को शिक्षा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बोल रहा ये केवल बच्चों की खेल के लिए उपयोगी है। केवल देखिए खेल के लिए उपयोगी, तो हटा दीजिए इसको, है ना, दूसरा वाला। तीसरा बोल रहा है ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को अनुकूल बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है कि समावेशी शिक्षा में जो सहायक तकनीक होता है उसका महत्व ये होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको ये शिक्षा लेने में ज़्यादा मदद साबित होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं शिक्षा को अनुकूल बनाने में ये मदद करता है। तीसरा तो चौथा तो जो है नेगेटिव कीवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे केवल आ गया, केवल शारीरिक गतिविधियों में उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में बच्चों को समाज में शामिल करने का क्या तरीका है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो भाई ये हमको पता है, जहाँ भी केवल रहता है वो तो नेगेटिव कीवर्ड रहता है। क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है, तो हट गलत हो गया। दूसरा बोला सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देना। अवसर जो है पॉजिटिव कीवर्ड है, चलिए ये पॉजिटिव मिल गया हमें। तीसरा बोला केवल देखने है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि केवल खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है उन्हें केवल बौद्धिक कार्यों में शामिल करना। ये भी गलत, आंसर हमारा ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ है ना अवसर देना, यहाँ पर केवल तो नेगेटिव कीवर्ड है, आंसर बी हो जाएगा कि सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर देना। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में इंटरलाइजेशन का क्या अर्थ है। इंटरनलाइजेशन का क्या अर्थ है। तो इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ। पहला तो बोला शैक्षिक सामग्री का संकलित करना। दूसरा बोल रहा है एक बच्चे के द्वारा शिक्षा मूल्यों को समझकर अपने जीवन में अपनाना। और तीसरा बोल रहा केवल शारीरिक कक्षाओं का हिस्सा बनना। तो केवल है तो हटा देते हैं ना। चौथा बोल रहा बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयार, ये भी केवल है तो इसको भी हटा दीजिए। अब बाकी दो बच्चा, तो इंटरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक बच्चे के द्वारा जब शिक्षा और मूल्य को समझकर, यानी किसी चीज़ को समझकर उसको जब हम अपने आप पे लागू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुड हैबिट पढ़ लिए कि भाई गुड हैबिट क्या होता है कि सुबह उठ के ब्रश करना, फिर नहाना, फिर कुछ खाते समय जो है हाथ धोना, फिर रात को सोने समय ब्रश करना। तो इसको अब हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपने रियल लाइफ में जो है इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम भी सुबह उठेंगे, मुँह धोएंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, और फिर खाने के बाद हाथ धोएंगे, फिर सुबह मुँह कुल्ली करेंगे, फिर रात को सोते समय फिर से ब्रश करेंगे। तो ये हम अपने रियल लाइफ में इंक्लूड कर लिए, तो हमारा इसी को हम लोग इंटरलाइजेशन कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बोल रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षा का मानसिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है बताइए। तो ये बच्चों को केवल शारीरिक दृष्टिकोण में मदद करता है। फिर से केवल हमें देखने को मिल गया तो हम हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पॉजिटिव पूछा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करता है। चलिए मानसिक और सामाजिक बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है केवल शैक्षिक उद्देश्य से, तो चलिए इसको हटा देते हैं। तीसरा बोल रहा है केवल विशेष बच्चों के लिए, ये भी हटा देते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों की मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है उसमें मदद करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में कौन सा उपकरण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक है। तो देखिए कौन सा। पहला है सामान्य शिक्षा सामग्री, दूसरा सहायक सॉफ्टवेयर और ब्रेल, तीसरा है केवल शारीरिक उपकरण, और चौथा है बच्चों के लिए किसी खेल का उपयोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सहायक जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, तो सहायक सॉफ्टवेयर और ब्रेल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण शिक्षा में कठिनाई होती है, केवल शैक्षणिक सामग्री की कमी होती है, या अब अन्य बच्चों के साथ शारीरिक रूप से मेल जोल बढ़ाना, या चौथा बच्चों के शारीरिक शैक्षणिक रिकॉर्ड का मूल्यांकन। तो बताइए विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो कारण होता है उसके कारण जो शिक्षा में कठिनाई होती है ना। तो आंसर ये जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में शिक्षक
की दृष्टिकोण को किस प्रकार से बदलना चाहिए। पहला तो बोल रहा है कि उन्हें केवल शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो केवल बोल रहा है समावेशी शिक्षा में, तो नेगेटिव कीवर्ड है तो हम पहले ही इसको हटा देते हैं। दूसरा बोल रहा है ये बच्चों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण और आवश्यकता को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए सही है। तीसरा बोल रहा है केवल बच्चों को प्रदर्शन पर ध्यान देना, प्रदर्शन केवल कीजिए बाकी छोड़ दीजिए। तो ये भी आपका नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दिया। चौथा बोल रहा है ये बच्चों को शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं कि समस्या शिक्षा में शिक्षक के दृष्टिकोण को किस प्रकार से बदलना चाहिए, तो भाई शारीरिक गतिविधियों में क्यों ध्यान देगा, ये क्या करेगा, ये बच्चों के विशेष विभिन्न दृष्टिकोण और आवश्यकता के अनुसार को समझेगा। ठीक है, कुछ समझना चाहिए, आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या शिक्षा में शिक्षक को कौन से महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करनी चाहिए। पहला बोल रहा केवल शैक्षिक विषयों में कुशलता। दूसरा बोल रहा बच्चों के विभिन्न सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण को समझना। तीसरा बोल रहा केवल शारीरिक खेल के क्षेत्र में कुशलता। और चौथा बोल रहा केवल तकनीकी जानकारी का होना। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि समस्या शिक्षा में शिक्षक को कौन सी महत्वपूर्ण क्षमता विकसित करनी चाहिए। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, किसी तरह का नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड को हटा दीजिए। अगर आप देखें तो तीनों में नेगेटिव कीवर्ड है, तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। चौथा जो है दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की विभिन्न सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण को समझना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा समस्या शिक्षा में विधियों की सहनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है केवल खेल गतिविधियों के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन बोल रहा समावेशी सहपाठियों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग को बढ़ावा देकर। तीसरा बोल रहा केवल शैक्षिक परीक्षाओं के माध्यम से। और चौथा बोल रहा बच्चों को अकेले काम करने का अवसर देकर। तो देखिए समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की सहनशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहपाठियों के साथ मिलकर काम और सहयोग को बढ़ावा देकर। ठीक है, तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।